हेलो बच्चों, क्या हालचाल है? कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यहाँ पर हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के अंतर्गत एक्सरसाइज 9.1 के कुछ बचे हुए प्रश्नों को करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 7 प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया था। आज यहाँ पर 8वें प्रश्न से सारे एक एक करके सारे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज होती है। यहां से एक प्रश्न 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में आता है, जरूर आता है, 100 में 100% आता है। हम कह सकते हैं यहां से कुल मिला के हमने 3 वीडियो यहां बनाए हैं। एक उदाहरण का है, इसके बाद दूसरा वीडियो जो है वो आपका 1 से लेकर के 7 प्रश्न तक बनाए हैं और आज यहां पर 8 से लेकर के पूरे 15 के 15 प्रश्न, मतलब यहां से 8 से लेकर के और 15 प्रश्न तक पूरे आज यहां पर अब कंप्लीट करना है। तो बहुत ही मन से वीडियो को देखना है, लास्ट तक देखना है, कतई स्किप नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये 8वें प्रश्न से, यहां 8वें प्रश्न में लिखा है एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। बहुत अच्छी बात है। पेडिस्टल कोई नीचे बेस बनाया गया है, इसके ऊपर एक मूर्ति लगाई गई है। जैसा कि आपने देखा होगा, कभी भी मूर्ति जमीन में तो नहीं लगाई जाती है, पहले एक बेस बना लिया जाता है। इस बेस को ही हम पेडिस्टल कहते हैं, ठीक है? और उस पेडिस्टल के ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। कहता है यहां पर भूमि के, देखो ध्यान दें, ये भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है, कितना? 60 अंश है। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश दिया गया है। पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। देखो ध्यान से, हमने जैसा कि पहले भी बताया कि हमें पहले सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, फिर पता चलेगा कहाँ पेडिस्टल बनाना है, कहाँ पर मूर्ति बनानी है, कहाँ से देखा जा रहा है, कहाँ पर कोण बनाना है। ये सारी बातें तभी पता चलेंगी जब आप उसको अच्छे तरीके से पहले पढ़ोगे। एक बार अगर समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ के आप देखो, एक बार में समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से भैया कोण बनाना है, कहाँ पेडिस्टल बनाना है, कहाँ पर मूर्ति बनानी है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कतई परेशानी हो, एक बार दोबारा से फिर पढ़ो। जब तक पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आ जाए, चाहे आप 2 बार पढ़ो चाहे 3 बार पढ़ो, जब तक समझ में नहीं आए तब तक प्रश्न को हल करना नहीं आएगा, कर ही नहीं पाओगे। प्रश्न में देखो एक ही बार में समझ में आ रहा है, भैया एक पेडिस्टल बनाना है, उस पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति बनानी है। जैसे ये जमीन हो गई, इस पर यहां पर हमने देखो एक पेडिस्टल बना लिया। पेडिस्टल हमने बता दिया कि भैया पेडिस्टल का मतलब है यहां पर एक बेस बना दें जिस पर हमें मूर्ति को खड़ा करना है, ठीक है? ये हमारा एक बेस हो गया, इस पर हमें मूर्ति खड़ी करनी है। ये हमारा है पेडिस्टल। इस पेडिस्टल की ऊंचाई ही तो पूछी गई है। अब इस पर देखो एक मूर्ति लगाई गई है, यहां पर मान लेते हैं ये हमारी एक मूर्ति हो गई। चलो भाई ठीक है, एक ये मूर्ति हो गई, यहां पर एक मूर्ति इस पर लगा दी गई है। अच्छा भाई ठीक है, ध्यान से देखो करना है। ये हमारा हो गया पेडिस्टल और इस पेडिस्टल के ऊपर एक ये मूर्ति लगा दी, ठीक है? आगे कहता है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मतलब भूमि पर कोई बिंदु यहां पर ले लो, ये हो गया भूमि पर स्थित एक कोई बिंदु, इस बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मतलब यहां से मूर्ति का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण आपको 60 अंश लिख देना है। बहुत अच्छी बात है भैया, लिख दिया हमने। यहां पर हमारी आंख है ना, यहां पर हमारी आंख है और ये हम देख रहे हैं, इससे कहां देख रहे हैं? ये जो मूर्ति है उस मूर्ति की शीर्ष को देख रहे हैं, मूर्ति की चोटी को देख रहे हैं, मूर्ति के शिखर को देख रहे हैं, कुछ भी कह सकते हो। यहां से हमने देखा मूर्ति के शिखर को, तो कोण कितना बन रहा है? देखो 60 अंश का कोण बन रहा है। और उसी बिंदु से, मतलब यहीं से पेडिस्टल के शिखर को देखो, तो पेडिस्टल का शिखर देखो ये है ना, ये नीचे वाला पेडिस्टल है, पेडिस्टल का बेस ये है, शिखर ये है। तो शिखर को देखो तो कोण कितना बन रहा है? ये देखो कोण ये पेडिस्टल के शिखर पर बन रहा है। पेडिस्टल के शिखर पर कोण बन रहा है, वो कोण हमारा 45 अंश का है। बहुत ठीक है बच्चों। देखो ये पूरा का पूरा कोण कितना है? ये पूरा कोण है हमारा 60 अंश का। ये बना देते हैं, चलो बाहर लिख देते हैं, 60 अंश का कोण है। और ये हमारा जो पेडिस्टल बना है, उस पेडिस्टल के शिखर पर जो कोण बना है वो हमारा 45 अंश का कोण है।
बात समझ में आई कि नहीं बच्चों समझ में आई होगी मेरे ख्याल से। यहाँ कोई समझाने वाली विशेष बात नहीं है। पेडिस्टल हमारा नीचे है, पेडिस्टल का शिखर ये हो गया। इसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर को देखा तो 45 अंश का कोण है, और इसी बिंदु से इस मूर्ति के शिखर को देखा तो 60 अंश का कोण है। बहुत ठीक है। और आपसे कहता है कि ये जो मूर्ति है उसकी ऊंचाई 1.6 मीटर है। 1.6 मीटर की ऊंचाई की ये मूर्ति है। ये क्या है, यहां पर लिख देते हैं मूर्ति है हमारी, ठीक है, ये हमारी मूर्ति है। यहां पर लिख देते हैं, देखो ए बी ये हमारा पेडिस्टल है, पेडिस्टल ये हमारा हो गया पेडिस्टल, और ये हमारी ऊपर मूर्ति हो गई, BC ये मूर्ति हो गई, और यहाँ पर ये D बिंदु से हमने इसको देखा है, मूर्ति को देखा है और पेडिस्टल के शिखर को देखा है। बात क्लियर है। अब हमसे पूछा गया है पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है, ये हमें बतानी है। मान लेते हैं कि पेडिस्टल की ऊंचाई हमारी h है। ये हमसे पूछा गया है कि पेडिस्टल कितनी ऊंचाई का है। मान लिया पेडिस्टल की ऊंचाई h है, ठीक है। यहां पर लिख दो, जो बातें हमने यहां लिखी हैं वो आप यहां चित्र में जो लिखा है उसका यहां पर आपको रचना लिख देनी, ऐसे समझो। ये हमारा हो गया, मान लेते हैं, माना AB बराबर h मीटर ऊंचा, AB बराबर h मीटर ऊंचा पेडिस्टल है, तथा BC बराबर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ऊंची ये क्या है, मूर्ति है, मूर्ति है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, अब ध्यान से समझो, यहां से आप पहले एक समकोणीय त्रिभुज आप ले सकते हो DAB। ध्यान से चित्र में देखो बच्चों, चित्र में देखो ध्यान से, DAB ये समकोणीय त्रिभुज हम लेंगे तो कोण कितना लेना है, 45 अंश का। तो यहां पर इस वाले त्रिभुज में ध्यान से देखो, यहां पर भी आप tan 45 लगाओगे, और tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना है, BA, आधार कितना है, DA। tan 45 का मान 1 होता है, BA का मान h है, बटे में नीचे DA आपको लिखना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके DA बराबर h मिलेगा, ठीक है। यहां पर DA हमने निकाल लिया, कितना, मतलब कह सकते हैं जितना ये DA है उतना ही AB है। पेडिस्टल की ऊंचाई और इस बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल के यहाँ कह सकते हैं बेस से इस D बिंदु की जो दूरी है वो उसकी ऊंचाई के बराबर है, ठीक है। अब देखो पूरा बड़ा त्रिभुज लो CAD में, इस समकोणीय त्रिभुज में, किसमें, DAC में, इस समकोणीय त्रिभुज में आप लिख सकते हो 45 60 का कोण है ना, तो tan 60 बराबर लंब कितना हो जाएगा आपको लिखना है CA, बटे में आधार कितना हो जाएगा आपको लिखना है DA। देखो tan 60 पूरा वाला कोण लिया तो पूरा लंब हो जाएगा, पूरा आधार लिखना है, ठीक है, लंब बटे आधार। tan 60 होता है √3 बराबर लिखो CA कितना लिखना है, देखो ध्यान से चित्र में देखो, 1.6 में h जोड़ो, ऊपर मूर्ति 1.6 की है, पेडिस्टल h का है, तो h और 1.6 को टोटल जब जोड़ोगे तो CA की माप हमारी निकल के आएगी। CA की जगह पर लिखना है 1.6 प्लस h, नीचे DA है, DA बराबर हमारा h है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इंटू √3 बराबर में 1.6 प्लस h लिखेंगे। इस h को हम इधर ले आए, माइनस में हो जाएगा, बराबर में लिखेंगे 1.6, और यहां से h कॉमन ले लें तो √3 माइनस में 1 बराबर में 1.6, ये हमारा भाग में चला जाएगा, तो h बराबर 1.6 बटे में लिखेंगे √3 माइनस 1। बात ठीक है। अब चाहो तो इसका हर का अगर प्रमेयीकरण करना चाहो तो √3 प्लस 1 का ऊपर और √3 प्लस 1 का नीचे गुणा आप कर सकते हो, ठीक है। हर का प्रमेयीकरण करने के लिए जो हर में संयोग संख्या दी जाती है उसकी संयुग्मी संख्या से आंसर में गुणा कर दें। तो ऊपर तो हमारा 1.6 इंटू में √3 प्लस 1 मिलेगा ज्यों का त्यों, जबकि नीचे का गुणा देखो a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो आपको लिखना है √3 का स्क्वायर पूरा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो यहां चलो और आगे देखो, h बराबर ये हमें मिल जाएगा
1.6 इंटू में √3+1 और नीचे हमें यहां से देखो 2 मिलेगा। 3 में से 1 घटाओगे 2। अब 2 से यहां भाग कर सकते हो तो h बराबर हो जाएगा, देखो 2 से भाग करो, यहां भाग नहीं जाएगा, पहले दशमलव लगाना है और 2 अट्ठे 16, ठीक है, और √3+1 हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। यही हमारा देखो ऊंचाई, पेडिस्टल की ऊंचाई हमें मिल जाएगी। पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है? 0.8 इंटू √3+1 मीटर, क्योंकि √3 का मान प्रश्न में दिया नहीं गया है। जब दिया ना जाए तो आपको ज्यों का त्यों √ का मान नहीं रखना है, ज्यों का त्यों आंसर आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 8वां। किसी को कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमसे आप पूछ सकते हो। बाकी अगर सही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 9वें प्रश्न पर आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9वां देखते हैं। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश दिया गया है, बहुत अच्छी बात है। आगे कहता है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया गया है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखो बड़े आराम से समझो, यहां पर कोई जल्दबाजी नहीं। हमने बताया कि सबसे पहले हमें समझ लेना है कि सवाल में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है। एक बार फिर से पढ़ो। लिखता है मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। देखो आपको क्या करना है, ये हमने बना लिया देखो क्षैतिज, मतलब जमीन हो गई। इस जमीन पर एक है मीनार और एक है हमारा भवन। यहां पर देखो ये मीनार बना देते हैं और यहां एक मीनार दी गई है और एक भवन दिया गया है। एक ये हमारी हो गई मीनार, ठीक है, इसको यहां लिख देते हैं मीनार, और एक यहां पर भवन है, ये भवन लिख देते हैं। देखो ये हमारा हो गया एक भवन, ठीक है, ये हमारा एक भवन है, ये हमारी एक मीनार है, इसको लिख दें भवन है, ठीक है। और अब ध्यान से देखो, ऐसा कहता है मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु मतलब ये बिंदु हो गया, पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखा जा रहा है। भवन का शिखर ये है, पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखा जा रहा है। ये देखो ये इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। ये कोण हमारा दिया गया है कितना? ये दिया गया है 30 अंश का कोण। एक बार फिर से समझो, मीनार के पाद बिंदु मतलब यहां पर आंख है और यहां से भवन के शिखर को देखा जा रहा है, तो ये कोण कितना बन रहा है? 30 अंश का कोण बन रहा है। आगे फिर क्या कहा है? कहता है कि भवन के पाद बिंदु से, अब भवन के पाद बिंदु पर जब हम पाए तो इस पाद बिंदु से मीनार के शिखर को देखा। अब की बार यहां से मीनार के शिखर को देखा है, यहां पर आंख है, मीनार के शिखर को देख रहा है, तो ये कोण हमारा दिया गया है 60 अंश का। ये कितना दिया गया है? 60 अंश का कोण बन रहा है। इसको हम यहां पर 60 अंश लिख देते हैं, ठीक है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का वो देखा जा रहा है, तो 60 अंश का कोण बन रहा है। अब कहता है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है। ये जो मीनार दिखाई दे रही है इसकी ऊंचाई कितनी है? 50 मीटर की ये मीनार है। तो कहता है भवन कितना मीटर का ऊंचा है, ये बताइए। भवन की ऊंचाई कितनी है? मान लेते हैं भवन की ऊंचाई h है, जो हमसे पूछी गई है। बात क्लियर बच्चों, आई समझ में नहीं? चित्र तो बिल्कुल आसान हो गया है, कोई समस्या ही नहीं है, और प्रश्न भी बिल्कुल आसान है। देखो मान लेते हैं ये AB हमारा एक भवन है, CD ये हमारी एक मीनार है, ठीक है। और यहां पर सबसे पहले क्या है? मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को जब देखा गया है तो 30 अंश का कोण है। और इसके बाद दूसरी शर्त में भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को जब देखा गया है तो उन्नयन कोण 60 अंश दिखाई दे रहा है। अब हमसे पूछा गया है कि मीनार अगर 50 मीटर की है तो भवन किस ऊंचाई का है, ये बताइए, ठीक है। पूरी बात मेरे ख्याल से समझ में आपको आ गई होगी। यहां पर समझो, हमने जो माना है उसको लिख देते हैं। माना AB बराबर, AB एक भवन है। माना AB एक भवन है जिसकी ऊंचाई हमने मान लिए h है। जिसकी ऊंचाई कितनी मान लिए हमने? जिसकी ऊंचाई h है। कैपिटल H मानी है तो कैपिटल लिख दो, कोई समस्या नहीं, ठीक है। तथा CD मीनार है, CD मीनार है जिसकी ऊंचाई प्रश्न में दी गई है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है,
ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहां पर लिखते हैं समकोणीय त्रिभुज एक हमारा यहां पर ए बी सी, इस समकोणीय त्रिभुज की बात कर लेते हैं। इस समकोणीय त्रिभुज में देखो ध्यान से, ये हमारा समकोणीय त्रिभुज है ए बी सी, और इस समकोणीय त्रिभुज में आप कह सकते हो देखो ए बी सी में ये सी वाला कोण आप देख रहे हो, इसके सामने की इस भुजा को लंब कहा जाएगा। ए बी लंब है, बी सी आधार है, तो यहां पर हम tan लगाएंगे, बिल्कुल सही है। tan 30 बराबर लंब और आधार में हमेशा tan आपको लगाना है। tan 30 बराबर देखो लंब हमारा ए बी है, आधार हमारा बी सी है, ठीक है। tan 30 को लिखेंगे 1/√3 बराबर ए बी एच लिखोगे, बी सी हमें ज्ञात करना है, तो यहां से देखो बी सी बराबर क्या हो जाएगा h इंटू √3, यहां पर एक नंबर डाल देते हैं, ठीक है। इतनी बात ठीक है। अब आते हैं डी सी बी, इस समकोणीय त्रिभुज की बात करेंगे। डी सी बी में यहां पर लिखते हैं समकोणीय त्रिभुज डी सी बी में, और इस वाले समकोणीय त्रिभुज में आप देखो तो tan 60 अंश बराबर, tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है डी सी और बटे में आधार कितना है बी सी, तो tan 60 को लिखेंगे √3, डी सी को क्या लिखेंगे देखो 50 लिखेंगे, बटे में बी सी को हमने देखो यहां से h इंटू √3 निकाल लिया है, ठीक है। बी सी की जगह h √3 लिख दिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से देखो आंसर हमें मिल जाएगा। ध्यान से देखो √3 और √3 का गुणा, √3 इंटू h √3 गुणा करोगे, बराबर में यहां 50 एकम 50 लिखोगे, ये हमारे पास हो जाएगा 3h, 3 इंटू कैपिटल H बनाया है तो चलो कैपिटल H बना देते हैं, 3h बराबर में लिखोगे 50, और बस अब h का मान यहां से 50 बटे में 3, क्या लिखना है 50 बटे 3 मीटर, यही आंसर है। चाहो तो इसको सही बटे में बना के लिखो, तो ये हो जाएगा 16×48, 16 सही 2/3 मीटर यहां पर लिख सकते हैं। ये हमारे भवन की ऊंचाई है 16 सही 2/3 मीटर, ठीक है। एकदम आसान सा प्रश्न है, बस ध्यान से पढ़ने वाली बात है। ध्यान से पहले पढ़ोगे तो बड़े आराम से चित्र भी बना लोगे, और चित्र भी बना सकते हो, और फिर उसका हल भी बड़े आराम से कर सकते हो। बस ध्यान से पढ़ना है, ये ध्यान से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें पर। तो देखिएगा 10वां प्रश्न, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंबे लगे हुए हैं। 80 मीटर चौड़ी आपकी कोई सड़क है, ये ऐसे करके, है ना, चौड़ी सी है 80 मीटर की, ठीक है। आमने सामने एक यहां पर और उसी के सामने एक यहां पर, दोनों साइडों पर एक एक खंबे लगे हैं, समान ऊंचाई के हैं, बहुत ठीक है। आगे देखो, कहता है इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश है। तो खंभों की जो ऊंचाई है वो आपको बतानी है, और खंभों से बिंदु की जो दूरी है उसको भी बताना है। देखो ध्यान से समझना है, एकदम आसान सी बात ये कि मान लेते हैं कि ये हमारी कोई सड़क चली गई 80 मीटर चौड़ाई की, है ना। ये सड़क नहीं है, सड़क ये है, यहां पर एक पोल ये गड़ा हुआ है, बत्ती का खंबा है, एक बत्ती का खंबा यहां पर गड़ा है, आमने सामने बिल्कुल बत्ती के 2 खंबे गड़े हुए हैं, ठीक है। 2 खंबे बिल्कुल आमने सामने समान ऊंचाई के हैं, इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं है, दोनों ही समान ऊंचाई के हैं। ये 80 मीटर चौड़ी आपकी कोई सड़क है, ठीक है। 80 मीटर सड़क की चौड़ाई है, 80 मीटर का ये कोई राजमार्ग है या कोई भी सड़क मान लो, है ना, कोई सड़क है 80 मीटर चौड़ी। एक यहां पर बत्ती का खंबा गड़ा है और एक समान ऊंचाई के 2 खंबे यहां पर लगे हुए हैं, ठीक है भाई। चलो अब इसके आगे की बात यह कि सड़क के बीच में कोई एक बिंदु लो। मान लिया बिंदु एक आपका यहां पर कोई बिंदु है सड़क के बीच में, बीचों बीच नहीं, कहीं पर भी बीच में है, और इस बीच के किसी बिंदु से खंबे के शिखर पर जो कोण बन रहे हैं, दोनों खंभों के शिखर पर कोण बन रहे हैं। एक पर बन रहा है 60 अंश का कोण, ये देखो यहां पर, इसको पहले इसको इससे मिला दें तो एक कोण यहां पर बनेगा, देखो, ठीक है। ये इस बिंदु से
खंबे के शिखर को मिलाया गया है तो कोण बना है कितना 60 अंश, और इधर जब मिलाया गया है तो इसी बिंदु से इधर का कोण बना है वो हमारा 30 अंश का कोण है। तो निश्चित बात है बच्चों, इधर ये दूरी ज्यादा हो जाएगी, ये दूरी कम रहेगी। जब कम दूरी रहेगी तो निश्चित रूप से कोण हमारा बड़ा बनेगा, है ना। जितनी दूरी बढ़ती जाती है कोण उतना ही कम होता जाता है। ये दूरी ज्यादा होगी, ये दूरी कम होगी, है ना। ये कम दूरी है इसलिए 60 अंश का कोण बना है, ये ज्यादा दूरी हो जाएगी तो इसलिए ये कोण 30 अंश, प्रश्न कहता है, हमने नहीं कहा, 30 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है। अब कहता है खंभों की ऊंचाइयां बताइए। तो खंभे तो समान ऊंचाई के हैं, अगर ये h ऊंचाई का है तो फिर ये भी हमारा h ऊंचाई का ही खंभा है। और एक साथ साथ में ये भी कहा गया है कि ये जो बिंदु है, मान लेते हैं ये P बिंदु है। अब इस P बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है, मान लेते हैं x दूरी है, और इस P बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है, तो यहां पर तो आपको पता है 80 - x हो जाएगी, क्योंकि पूरी चौड़ाई 80 मीटर है। 80 मीटर में से x कम कर लिया तो यहां पर 80 - x मीटर, ये इतनी चौड़ाई यहां पर रह जाएगी। क्लियर है बच्चों बात के नहीं। इधर अगर x हो जाएगी तो इधर 80 - x हो जाएगी। अगर इधर 80 यहां पर x मान लो तो इधर 80 - x कह सकते हो, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है। और यहां पर नामकरण कर देते हैं। देखो AB एक खंबा है जिसकी ऊंचाई h है, एक खंबा हमारा कोई CD है, इसकी भी ऊंचाई h है, क्योंकि समान ऊंचाई के खंबे हैं। सड़क पर स्थित कोई बिंदु P है और इस P बिंदु से इस खंबे पर 60 अंश का कोण बना है, इस खंबे पर 30 अंश का कोण बना है। ठीक है। और सड़क की कितनी चौड़ाई की है, 80 मीटर चौड़ाई की है। अगर यहां से P बिंदु से C के बीच की दूरी हम मान लें, पहले पोल से P बिंदु की दूरी x है, तो दूसरे पोल से इस P बिंदु की दूरी 80 - x रह जाएगी। ठीक है बच्चों, चित्र समझ में आ गया होगा। यहां पर आते हैं, देखो सॉल्व कर दें। माना AB व CD समान ऊंचाई के दो खंभे हैं, जिनकी ऊंचाई मान लें h है। जिनकी ऊंचाई कितनी मान लें यहां पर, जिसकी ऊंचाई h है, बिल्कुल ठीक है, ऊंचाई h है। तो अब भाई ऊंचाई तो h हमने मान ली, ठीक है। और इस सड़क हमारी 80 मीटर चौड़ी है। P बिंदु से पहले पोल की दूरी यहां लिख देती है, माना तथा माना सड़क के बीच, माना सड़क के बीच बिंदु P है जिसकी CD खंभे से दूरी माना x है, माना x मीटर है। तब AB खंभे की बिंदु P से दूरी 80 - x मीटर होगी। इतनी बात बच्चों यहां पर हमने लिख दी है। ठीक है। अगर आप भी लिख दोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कोई समस्या नहीं। ठीक है। जो भी हमने यहां किया है वो हमने सब कुछ यहां लिख लिया है। अब ध्यान से देखो, इस वाले त्रिभुज की बात करें तो यहां इस वाले त्रिभुज में DCP वाले समकोणी त्रिभुज को देखो, समकोणी त्रिभुज DCP में यहां पर भी आप देखो, ये लंब है, ये आधार है। tan लगाना होगा, आप यहां पर लिखो tan 60 बराबर लंब हमारा है CD, आधार हमारा है PC, और tan 60 को लिखेंगे √3, और इसको हमने देखो खंबे को h ऊंचाई मानी है, जबकि PC बराबर हमने x लिया है। तो इस तरीके से देखो h बराबर हो जाएगा x × √3, यहां पर 1 नंबर डाल दें। ठीक है। यहां पर आ जाओ, देखो ABP इस समकोणी त्रिभुज में, इस समकोणी त्रिभुज ABP में भी आप बिल्कुल tan ही यहां पर भी लगाना पड़ेगा। tan 30 बराबर देखो लंब बटे आधार, लंब हमारा AB है और आधार हमारा BP है। tan 30 को लिखेंगे 1 बटे √3 बराबर AB, इसको लिखेंगे h, और ये हमारा BP को लिखेंगे 80 - x लिख देंगे। अब देखो यहां पर
यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो h इंटू √3 बराबर h में √3 का गुणा बराबर में लिखेंगे 80 माइनस में x, और यहां से देखो जो h दिखाई दे रहा है, h का मान है x √3, वो यहां रख दो आप, है ना। यहां पर लिखो, इस पर दूसरा नंबर डाल देते हैं। यहां लिख देते हैं समीकरण 1 से h का मान, समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 नंबर में रखो। यहां पर इस h के जगह पर x √3 लिख दिया, x √3, इसके जगह पर x √3 अपना √3 ज्यों का त्यों है इंटू में लिख दें, और बराबर में इधर लिखेंगे 80 माइनस x, ये पूरा 3x हो जाएगा, बराबर लिखो 80 माइनस x। अब ये माइनस वाला x इसमें जुड़ जाएगा, 3x प्लस 1x बराबर 80, और ये हो जाएगा 4x बराबर में 80, x बराबर हो जाएगा 80 में 4 से भाग करोगे और ये 20 मिलेगा। ठीक है, यहां पर कह सकते हैं P जो बिंदु है उसकी पहले वाले पोल से दूरी कितनी है, 20 मीटर है। अब ये दूरी अगर 20 मीटर है तो ये दूरी 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर की बचेगी। अगर इस वाले खंबे से P बिंदु की दूरी 80 मीटर है तो पहले वाले खंबे से P बिंदु की दूरी हमारी हो जाएगी 80 माइनस 20 मतलब 60 मीटर हो जाएगी। ठीक है कि नहीं। इसके बाद इस x का मान आप उठा के यहां पर रख दो तो h का मान मिल जाएगा। देखो यहां पर लिख देते हैं x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर यहां पर देखो लिखो तो ये हो जाएगा h बराबर x √3 और x का मान है 20 इंटू √3, मतलब कह सकते हैं खंभे की जो ऊंचाई है वो 20 √3 मीटर है। ठीक है, यहां पर उत्तर आप ऐसे लिख दो, खंभों की ऊंचाई, दोनों खंभे चूंकि समान ऊंचाइयों के हैं तो आपको लिखना है खंभों की ऊंचाई बराबर कितनी लिखनी है, 20 √3 मीटर लिखनी है, तथा बिंदु P की खंभों से दूरियां, तथा बिंदु P की खंभों से दूरियां बराबर क्या लिखनी है, आपको यहां पर दूरियां कौन कौन सी लिखनी है, एक तो हमारी 20 मीटर है तथा दूसरे खंभे से उसकी दूरी हो जाएगी 80 माइनस 20 बराबर 60 मीटर हो जाएगी। ये आपको आंसर में लिखना है। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां। ध्यान से पूरा अच्छे से नोट कर लो, बहुत अच्छे से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11वें पर। ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। देखो ध्यान से, नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, पहले पढ़ना है ध्यान से। कहता है नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ठीक है, हालांकि इसमें चित्र भी प्रश्न में ही बना है, हमने नहीं बनाया, प्रश्न में बना हुआ है, प्रश्न में बना हुआ मिलेगा आपको। ये हमारा टीवी टावर है AB जो कि आपका बिल्कुल ऊर्ध्वाधर खड़ा दिखाई दे रहा है। आगे लिखा है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। ठीक है, पूरा पहले पढ़ो। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। टावर की ऊंचाई बताओ, नहर की चौड़ाई बताओ। अब देखो चित्र को समझो, यहां पर हमें क्या क्या दिया गया है। ये हमारी है देखो कोई नहर, ये मान लेते हैं ये CB हमारी एक नहर है जिसकी चौड़ाई हमने मान ली है x। ये हमें ज्ञात करनी है, नहर की चौड़ाई है, ये नहर की चौड़ाई। ठीक है, ये नहर की चौड़ाई है जिसको हमने मान लिया x। अब यहां से इधर देखो इस किनारे पर तो एक टावर खड़ा है और ये टावर के दूसरे तट पर कोई सामने कोई बिंदु है, वहां से इस टावर के शिखर को देखा जा रहा है तो 60 अंश का कोण बना है। और इसके बाद प्रश्न कहता है कि इसी बिंदु से पीछे हट जाओ, कितने 20 मीटर पीछे हट के देखो, है ना। ये C बिंदु से पीछे आना है और कहता है आधार रेखा से मिला के सीधे चले जाओ पीछे की ओर।
देखो ध्यान से, यही इसमें लिखा है, इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा, देखो मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर पीछे हटो, कितने 20 मीटर पीछे हटो, और वहां से एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर को देखो तो उन्नयन कोण 30 अंश है। मतलब यहां से देखो 20 मीटर पीछे हटके देखो, तब उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। तो बताइए कि नहर कितनी चौड़ी है, टावर कितनी ऊंचाई का है, ये हमारा प्रश्न है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां पर ये है नहर की चौड़ाई और ये है टावर, और ये टावर की ऊंचाई भी आपसे पूछी गई है। टावर यहां लिख देते हैं, इसकी ऊंचाई मान लें h है जो हमसे पूछी गई है। ये हमारा हो गया प्रश्न, ठीक है। ये CB ज्ञात करना है, मतलब चौड़ाई ज्ञात करनी है, नहर की कितनी चौड़ाई है, टावर की कितनी ऊंचाई है, ये दो बातें हमसे पूछी गई हैं, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, देखो माना AB टावर है, AB टावर है जिसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितनी है, जिसकी ऊंचाई हमें यहां लिखनी है, जिसकी ऊंचाई h मान ली है हमने, तथा CB नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई है, नहर की चौड़ाई कितनी है, CB है, और इसको माना CB बराबर क्या है, चौड़ाई बराबर क्या मान लें, x मान लें। CB मतलब नहर की चौड़ाई x मीटर है, ठीक है। माना CB बराबर x मीटर है, क्लियर है। अब C बिंदु से 20 मीटर पीछे हटके देखा D बिंदु से, तब कोण बना है 30 अंश का। और यहां पर इस तट से देखो, यहां पर एक तट पर तो टावर खड़ा है, दूसरे तट पर ये बिंदु C है कोई, इस C बिंदु से देखा तो 60 अंश का कोण बन रहा है। और इसके पीछे की ओर चले आए, 20 मीटर पीछे से देखा, तब कोण बन रहा है 30 अंश का बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर समझते हैं, देखो समकोणीय त्रिभुज पहले ले लेते हैं ABC। इस वाले समकोणीय त्रिभुज में आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है, तो यहां भी हमें tan लगाना पड़ेगा। यहां लिख देते हैं tan 60 बराबर लंब बटे आधार। सीधा सीधा हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि भाई यहां पर लगभग 90% प्रश्नों में tan को ही यूज करना है, क्योंकि हर प्रश्न में आपने देखा होगा कि लंब और आधार ही दिया जा रहा है, तो लंब आधार में संबंध होता है तो tan ही लगाना होता है, ठीक है। तो यहां पर tan 60 बराबर लंब बटे आधार यहां लिख दिया। tan 60 का मान होता है √3 बराबर AB h माना है, h हमें ज्ञात करना है, CB को हमने x मान लिया है, ये नहर की चौड़ाई है, इसको भी हमें ज्ञात करना है। तो चलो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके h बराबर x √3 लिख देते हैं, इस पर एक नंबर डाल देते हैं पहला, ठीक है। इसके बाद में देखो ABD, ये पूरा का पूरा समकोणीय त्रिभुज आपको लेना है। यहां लिख देते हैं समकोणीय त्रिभुज ABD में, इस वाले समकोणीय त्रिभुज में आपको यहां पर tan 30 लिखना पड़ेगा। ध्यान से देखो, tan 30 बराबर लंब बटे आधार, लंब हमारा यही है, आधार कितना हो जाएगा, ये देखो B से D तक पूरा ये आधार हो जाएगा, ठीक है। ये हमें लिखना है AB, ये लंब होगा, आधार कितना लिखना है, BD लिखना है। tan 30 को लिखोगे 1/√3 बराबर AB को हम लिखेंगे h बटे में ये B से D तक पूरी दूरी कितनी, इसको हमने x मान लिया है, इसको 20 मान लिया है, तो x + 20 पूरी लिखनी है आपको, x + 20 लिखनी है। यहां देखते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो h में √3 का गुणा कर दें, h में √3 का गुणा कर दें, और इधर x + 20 लिख दें, और यहां से देखो h का मान x √3 आपको यहां लिखना है, इस पर नंबर 2 डाल देते हैं। समीकरण 1 से h का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, यहां पर देखो रखे, कितना हो जाएगा, h का मान लिख देते हैं x × √3, h का मान कितना है, x √3 है, तो इस h के जगह x √3 लिख दिया, √3 अपना ज्यों का त्यों है, बराबर x + 20 लिखो। √3 में √3 का गुणा पूरा 3x, ये एक x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, बराबर यहां लिखेंगे 20। अब यहां देखो 2x और बराबर लिखो 20, तब x का मान हो जाएगा 20 बटे में 2 मतलब 10।
x का मतलब क्या था, नहर की चौड़ाई 10 मीटर की नहर है, नहर की चौड़ाई कितनी है 10 मीटर। बात क्लियर हो गई। x का मतलब क्या है, नहर की चौड़ाई। इसके बाद यहां पर देखो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो ये x का मान उठा के आपको यहां रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर 10 रख दें, तो अब यहां से हमें h बराबर मिल जाएगा, x √3 था, x का मान 10 लिख दें तो 10 √3 मीटर, ये हमारी टावर की ऊंचाई हो जाएगी। ये बच्चों आंसर है। ठीक है, ये हो गई नहर की चौड़ाई, ये हो गई टावर की ऊंचाई। क्लियर है कि नहीं? तो सिंपल सी बात है, एकदम आसान से पहले प्रश्न को पढ़ोगे, चित्र को समझोगे, फिर इसके बाद में याद रहे कि हर जगह जहां पर भी समकोणी त्रिभुज बनता है उसी पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा की निष्पत्तियां लगानी है। कभी भूल से इस त्रिभुज को नहीं लेना है कि ए सी डी आप लिख लो, यहां पर इसमें लिख सकते हो कि भाई लिख लो कि भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिख दें, कॉस थीटा आधार बटे, बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि समकोणी त्रिभुज जब होता है तभी ये निष्पत्तियां होती हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है तब जब समकोणी त्रिभुज होता है तब। ये वाला त्रिभुज ही समकोणी नहीं है, ये समकोणी त्रिभुज है, तो इस पर भी हमने देखो ये टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगा लिया है, और यहां भी ए बी डी वाला त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है उसमें भी 90 डिग्री का कोण है, इसलिए इसमें भी हमने टेन 30 बराबर लंब बटे आधार वाला फॉर्मूला लगा लिया है। ठीक है, चलो ये हो गया 11वें नंबर का प्रश्न, नोट करते हैं और इसके बाद आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12वें पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया गया है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है, टावर की ऊंचाई बताइए। छोटा सा प्रश्न है, ध्यान से समझो। 7 मीटर ऊंचाई का आपको एक भवन बनाना है। देखो ये हमारी क्षैतिज जमीन हो गई, 7 मीटर ऊंचाई का आपको यहां भवन बनाना है, ये हमारा 7 मीटर ऊंचाई का भवन है। ठीक है, और यहां से इसके देखो भवन के शिखर से मतलब यहां से, भवन के शिखर से मतलब ऊपरी भाग पर आपका कोई बंदा बैठा हुआ, यहां से प्रेक्षक है इस जगह पर, है ना। भवन के शिखर पर यहां पर आंख लगी है और यहां से टावर के शिखर को देखा जा रहा है। टावर थोड़ा ऊंचा बना दो, ये देखो टावर के शिखर को बनाया जाए। यहां पर टावर ऊंचा क्यों बनाया? ऊंचा इसलिए क्योंकि यहां से देखो जब ऊपर की ओर देखेगा, टावर के शिखर को देखेगा, ये भवन के शिखर से टावर के शिखर को देखाएगा, तो उन्नयन कोण तो तभी बनेगा जब ऊपर की ओर देखेगा, आंख को उनार के देखेगा, उठा के देखेगा, तो निश्चित रूप से ये बड़ा ही होगा। यहां पर देखो ये हमारा इस तरीके से यहां पर एक टावर बनाना है, ये हमारा केबल टावर है। ये क्या है? केबल टावर। ठीक है, केबल टावर है और यहां से भवन के शिखर से केबल टावर को देखा जा रहा है, तो उन्नयन कोण बना है कितना? देखो यहां पर आंख होगी तो आंख के समानांतर ये रेखा आपको इस तरीके से खींचनी है, और ये समानांतर जो रेखा खींचते हैं इस रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज स्तर कहते हैं। ठीक है, आंख के सामने से जो रेखा गुजरती है उसको क्षैतिज स्तर कहते हैं। क्षैतिज रेखा और दृष्ट रेखा के बीच का कोण, ये उन्नयन कोण दिया गया है 60 अंश का है। ठीक है, और यहीं से बैठे बैठे ऊपर की ओर देखता है और नीचे भी देखता है, और उसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। मतलब यहीं से बैठ के केबल टावर के पाद को देखता है तो अवनमन कोण बनता है। ध्यान से देखो, ये अवनमन कोण बनेगा, कितना दिखाई दे रहा है? अवनमन कोण प्रश्न में कहता है इस तरीके से बनाओ कि अवनमन कोण आपको बनाना है 45 अंश का, ये कोण बनाओ 45 अंश का। ठीक है, नीचे की ओर दृष्टि करके आपको यहां देखो दिखाई दे रहा है, नीचे झुका के देखना पड़ेगा, है ना। जब आंख को झुका के नीचे की ओर नमन करते हैं तो अवनमन कोण बनता है कितना? 45 अंश का लिखा है, बिल्कुल ठीक है। कहता है कि आप बताओ केबल टावर की ऊंचाई कितनी है? ये है केबल टावर, मान लेते हैं इसकी ऊंचाई h है जो हमसे पूछी गई है। टोटल ये h ऊंचाई का केबल टावर है। समझने वाली बात यह है, ये आपका भवन है, भवन की ऊंचाई 7 मीटर है, तो ये समांतर रेखा है, तो निश्चित रूप से ये यहां से यहां तक तो 7 बिल्कुल कन्फर्म है कि ये 7 मीटर ही होगी। पूरी h मानी है, h में से 7 को घटा
घटा के यहाँ से h-7 मीटर ये ऊपर वाला हिस्सा हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर, h-7 हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? नामकरण कर लें। AB ये हमारा भवन है, CD ये केबल टावर है, E बिंदु यहां पर कहीं डाल लेते हैं। ठीक है, ये A से B तक AB जो भवन है उसकी ऊंचाई 7 मीटर है, इसलिए CE भी 7 मीटर हो जाएगी। पूरी टावर H ऊंचाई का है, 7 यहां कम कर दिया जाए तो यहां h-7 ये आपका DE हिस्सा 7 मीटर का होगा। ठीक है, यहां पर देखो इस प्रकार यहां पर लिख दूं, माना AB बराबर 7 मीटर ऊंचा भवन है। ये AB तो भवन है 7 मीटर ऊंचाई का। ठीक है, तथा आप यहां पर लिखो ये CD जो है वो केबल टावर है, और इस केबल टावर है जिसकी ऊंचाई हमने मानी है कितनी, H है, जिसकी ऊंचाई H मीटर है। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर इस वाले कोण की बात करें तो बच्चों अगर ये कोण 45 का है तो ये भी कोण हमारा 45 का होगा। ये बात बिल्कुल कंफर्म बात है। यहां पर देखो ये Z उल्टी Z बन रही है, एकांतर कोण है। ये रेखा अगर इसके समांतर है, तिर्यक रेखा एक काटती है तो एकांतर अंतः कोण समान होते हैं। ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 होगा। अब देखो ABC ये समकोणीय त्रिभुज को ले लो, अगर ये भुजा हम BC वाली X मान लें तो ये निश्चित है कि जो BC X है तो फिर ये भी हमारी X ही हो जाएगी। बोलो हो जाएगी कि नहीं? ये भी हमारी X हो जाएगी। तो ध्यान से समझना है, ABC समकोणीय त्रिभुज लें, समकोणीय त्रिभुज ABC, और इस समकोणीय त्रिभुज ABC में आप कह सकते हो ये लंब है और ये आधार है। लंब और आधार हमेशा याद रखिए tan लिखना है आपको। यहां लिखना है tan 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब AB है, आधार हमारा BC है। tan 45 को 1 लिख दें, AB को लिख दें 7 और BC को हम X मान लिया हमने। ठीक है, और इस तरीके से X बराबर 7 मीटर हमें यहां से मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो ऊपर वाला AED, इस समकोणीय त्रिभुज की बात कर लें। समकोणीय त्रिभुज AED में, इस समकोणीय त्रिभुज में देखो कोण कितने का बन रहा है? ये कोण बन रहा है 60 अंश का, इसलिए tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है? देखो DE, आधार है AE, ये आधार हो जाएगा DE बटे में AE। tan 60 का मान होता है √3, बराबर का निशान लगाओ, DE H-7, AE देखो ये X है, यहां से यहां तक हमने इसको X लिखा है। ठीक है, अब देखो यहां से हम यहां इधर इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करके H-7 बराबर हमें मिलेगा X इंटू √3। अब यहां X का मान 7 लिखा है तो इस X की जगह पर 7 लिख दें। X बराबर 7 रखने पर तो H-7 बराबर X को हम यहां 7 लिख दें तो 7 √3 हो जाएगा, और यहां से H का मान हमें मिल जाएगा 7 √3 प्लस 7, ये माइनस का 7 इधर भेज दिया, प्लस का 7 हो गया, तो H बराबर हो जाएगा 7 कॉमन ले सकते हो, √3 यहां बचेगा, प्लस यहां 7 से साइड डिवाइड हो जाएगा एक बार। तो ये हमारी देखो H का मान, H का मतलब क्या है? केबल टावर की ऊंचाई है 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, बात क्लियर है। यहां √3 का मान प्रश्न में दिया नहीं गया है, अगर दिया जाता तो जरूर यहां √3 का मान लिख देते, फिर 1 जोड़ते, फिर 7 का गुणा करके रिक्वायर्ड आंसर लिखते। यहां पर कुछ भी नहीं दिया गया है, √3 हमारा ज्यों का त्यों आंसर में जाएगा। ठीक है, केबल टावर की ऊंचाई 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वें पर, और ये देखो 13वां प्रश्न है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश हैं। ठीक है, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है।
ठीक है, जो शिप होते हैं, जहाज का मतलब क्या है, शिप, हवाई जहाज नहीं, शिप की बात चल रही है। पानी वाले जो जहाज होते हैं वो समुद्र में इस प्रकार से हैं। देखो ये हमारा मान लो समुद्र का स्तर है, ये जल है, नीचे जल भरा है, ये समुद्र का स्थल है। और यहां पर इसके किनारे पर बच्चों, यहां पर तो कोई थोड़ी सी जानकारी दे दें कि समुद्र के तट पर लाइट हाउस ऊंचे ऊंचे बनाए जाते हैं। लाइटें उसमें बहुत तीखी रोशनी डाली जाती है, लाल किरण की किरणें उस पर छोड़ी जाती हैं लाइट हाउस से, ताकि समुद्र में जो जहाज चलाया जा रहा है उसको, ये पायलट को दिखाई दे जाए कि उसमें कहीं चट्टानें तो नहीं है। अगर कहीं चट्टान वगैरह होती है तो उसको वो दिखाई दे जाती है। इतनी तेज लाइट हाउस से इतनी तेज किरणें निकलती हैं कि उसको पानी में अंदर तक जाके वो दिखाई दे जाती हैं पायलट को कि इसमें कहीं चट्टान वगैरह तो नहीं है। अगर चट्टानें हैं तो उसको वो घुमा के उसको बचाव करके वहां से निकाल लेता है। तो इस तरीके से लाइट हाउस है, ये 75 मीटर ऊंचाई का है। मान लेते हैं ये लाइट हाउस देखो 75 मीटर ऊंचाई का यहां पर लगा देते हैं, ठीक है। यहां पर इस लाइट हाउस से देखो ध्यान से क्या कहता है, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से, मतलब यहां से 75 मीटर ऊंचा ये लाइट हाउस है। 75 मीटर ऊंचा ये क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है। और यहां से ऊंचाई 75 मीटर ऊंचाई से ये व्यक्ति देखता है, किसको देखता है, दो समुद्री जहाजों को देखता है। अवनमन कोण बनते हैं उस पर 45 अंश, 30 अंश और 45 अंश। मान लो यहां पर देखो ये समुद्र पर कोई दो जहाज, यहां पर समुद्र तल पर कोई पानी में दो जहाज है, एक मान लो यहां पर है, एक मान लो यहां पर है, देखो ठीक है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, लाइट हाउस ये है, इसके एक ही ओर दो जहाज हैं एक दूसरे के ठीक पीछे हैं, यहां से समुद्र के ऊपर से मानी लाइट हाउस के ऊपर से शिखर से यहां से एक जहाज को देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण देखो इस तरीके से बनाना है। आपको पता है यहां से देखोगे तो ये क्षैतिज स्तर इस तरीके से देखो बनाना होता है ना। ये हमारा होता है क्षैतिज स्तर, ये इस तरीके से बनाते हैं क्षैतिज स्तर। और यहां से आंख यहां पर है तो क्षैतिज स्तर, और ये रेखा के साथ, ये दृष्टि रेखा के साथ जो कोण बनता है ये अवनमन कोण है, कितना, 30 अंश है। और इसके बाद में अगर इस जहाज पर देखा गया है तो ये कोण बना है कितना, देखो ये कोण बना है, इसमें ये वाला कोण जो बना है वो 45 अंश का बना है, ठीक है। ये पूरा कोण कितना है, 45 अंश है। आप कह सकते हैं ये एकांतर कोण होगा, ये देखो 30 का ये हो जाएगा और ये हमारा ये 45 का हो जाएगा, ठीक है। एक जहाज आपका यहाँ पर है, एक शिप यहाँ है और एक शिप हमारा यहाँ पर है, दो जहाज हैं ठीक एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं। लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा है और यहाँ से लाइट हाउस के ऊपर से कोई व्यक्ति इन जहाजों को देखता है, तब अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश बन रहे हैं। दूर वाला देखो ध्यान रहे, दूर वाला कोण कम होता है, छोटा, नजदीक जैसे ही जाओगे वैसे ही कोण हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो यहां पर 30 अंश का कोण बनाना है, यहां पर 45 का बनाना है, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि बताओ कि अगर ये दोनों एक दूसरे के ठीक पीछे हों तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। एक जहाज है मान लो ए बिंदु पर, एक जहाज है बी बिंदु पर, इन दोनों के बीच की दूरी ये हमसे पूछी गई है। मान लेते हैं ये दूरी x है, ये हमसे पूछी गई है, ठीक है। लाइट हाउस ये 75 मीटर ऊंचा दिया गया है ऑलरेडी, और यहाँ पर ये लाइट हाउस को भी हम यहाँ पर ए बी, यहाँ सी और यहाँ पर डी लिख दें, ठीक है। ये सी डी हमारा लाइट हाउस है 75 मीटर ऊंचा। यहाँ पर देखो इस तरीके से इस चित्र के बारे में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कुछ जानकारी दे दिया करो कि भाई कहाँ पर जहाज है, कहाँ पर लाइट हाउस है। आपको यहाँ पर लिखना है माना सी डी बराबर 75 मीटर ऊंचा हमारा ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस, ठीक है बच्चों। 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है और ये दोनों जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे लगे हुए हैं तथा बिंदुओं ए तथा बी पर, बिंदुओं ए तथा बी पर दो जहाज ठीक एक दूसरे के पीछे, ठीक एक दूसरे के
एक दूसरे के पीछे हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हमें पहले ये वाला त्रिभुज लेना है DCB, समकोणी त्रिभुज DCB में ध्यान से देखो तो समकोणी त्रिभुज DCB में हमने बताया कि हर एक प्रश्न में लगभग 10 लगता है। क्यों? देखो लंब दिया गया है, आधार में लंब और आधार में जो संबंध होता है वो हमेशा और हमेशा 10 लगाते हैं। आपको लिखना है 10 45 बराबर, देखो यहां लिखो 10 45 बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा DC है, आधार हमारा BC है। ये BC हम फिलहाल अभी ज्ञात कर लेते हैं। 10 45 को लिखेंगे, एक DC हमारा है 75, है ना, ये DC हमारा है 75 मीटर और ये BC का मान यहां से मिल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो BC बराबर 75 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद की बात करो तो DCA पूरा बड़ा आपको त्रिभुज लेना है, पूरा समकोणी त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है DCA में। तो समकोणी त्रिभुज DCA में और इस वाले त्रिभुज में आप देखो 30 अंश का कोण बन रहा है ना। 30 अंश के सामने वाली भुजा ये है, इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। यहां पर लिख देते हैं 10 30 बराबर, क्या लिखेंगे 10 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब है हमारा DC और आधार है हमारा AC। ठीक है, 10 30 का मान आपको पता है 1/√3 होता है, बराबर DC पूरा है लाइट हाउस 75 मीटर ऊंचा, बटे में AC, A से C तक कितना है X प्लस BC है। यहां लिखो X और यहां प्लस BC लिख दो। यहां पर भी बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई करके x प्लस BC बराबर लिखोगे तो 75 इंटू √3 लिखोगे। x का मान हमें ज्ञात करना है, BC प्लस का है, इधर ले जाओगे तो 75 इंटू √3 माइनस में BC, और BC का मान यहां से देखो हमने 75 निकाला है, यहां BC का मान 75 रखेंगे। x बराबर लिखो 75 इंटू √3 माइनस BC का मान 75 लिखें। ठीक है, क्योंकि BC बराबर कितना है 75 है। बात ठीक है। अब यहां से देखो 75 और 75 दोनों जगह से आप कॉमन ले सकते हो, बस x का मान हमसे ज्ञात करवाया गया था तो यही हमारा आंसर हो जाएगा √3 माइनस 1। यहां से 75 कॉमन जाएगा √3, फिर माइनस यहां से 75 एकम 75 एक बार जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ये हमारी 75 इंटू √3 माइनस 1 मीटर यहां से हमें मिल रही है। ठीक है, कोई समस्या क्या? तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलो भाई और आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो ये है हमारा 14वां प्रश्न। देखो इसमें लिखता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 अंश हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। ये प्रश्न का चित्र प्रश्न में छपा हुआ है, तो ध्यान से समझो। यहां पर प्रश्न ये कहता है कि एक गुब्बारा है, ये देखो दिखाई दे रहा है, ये गुब्बारा है। मान लो ये P बिंदु पर आपका ये गुब्बारा है, उड़ रहा है, क्षैतिज उड़ रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये ऊंचाई नीचाई पर उड़ रहा है, बिल्कुल क्षैतिज उड़ रहा है। तो किसी भी क्षण 1.2 मीटर लंबी एक लड़की यहां पर है, ये दिखाई दे रही है आपकी 1.2 मीटर लंबाई की लड़की है। इस गुब्बारे को देखती है तो उन्नयन कोण 60 अंश बनता है। देखो ये पूरा का पूरा जो कोण है वो कितना बन रहा है 60 अंश। ये देखो इस लड़की की आंख होगी, इस लड़की की आंख से क्षैतिज रेखा ये जा रही होगी और गुब्बारा उसने देखा है तो गुब्बारे के साथ कोण कितना बना है 60 अंश। अब ये गुब्बारा उड़ के कुछ समय पश्चात आगे पहुंच जाता है। मान लो ये P के जगह पर Q बिंदु पर आ जाता है। ये गुब्बारा कहां आ जाता है Q बिंदु पर। तो Q बिंदु पर उस लड़की ने अब देखा गुब्बारे को तो कोण घट करके 30 अंश रह गया है। ठीक है, 30 अंश कोण रह गया है। अब प्रश्न आपसे ये कहता है कि ये जो गुब्बारा उड़ रहा है भूमि से कितनी ऊंचाई पर 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। यहां भी देखो 88.2 है, यहां भी वही ऊंचाई है। ऊंचाई घट बढ़ रही नहीं रही है बल्कि गुब्बारा क्षैतिज चलता चला जा रहा है।
यहां पर देखा गया है तो 60 अंश का कोण बना है। गुब्बारा उड़ के जब Q बिंदु पर पहुंच गया है तब कोण घट करके 30 अंश रह गया है। तो प्रश्न कहता है इस दौरान गुब्बारे ने कितनी दूरी तय की गई है ये बतानी है। मतलब यहां से यहां तक गुब्बारा पहुंचा है, यहां से यहां तक की ये दूरी हमसे पूछी गई है। ये है हमारा प्रश्न का प्रश्न। ये हमारा प्रश्न है कि ये दूरी बताओ P बिंदु से Q बिंदु तक पहुंचने में कितनी दूरी ये तय की है उसने। जबकि पहले देखा तो कोण बना कितना 60 अंश और दोबारा कुछ समय पश्चात देखा तो कोण घटकर रह गया 30 अंश। तो अब ये कितनी दूरी चल करके गुब्बारा P बिंदु से Q बिंदु पर पहुंच गया है, कितनी दूरी उसने तय की गई है, ये प्रश्न हमारा। जबकि खास बात यह है कि गुब्बारा बिल्कुल क्षैतिज उड़ रहा है, नीचे ऊपर नहीं जा रहा है। यहां से ये ऊंचाई कितनी गुब्बारे की थी 88.2 मीटर। तो यहां भी गुब्बारा जब पहुंच गया है तो 88.2 मीटर दूरी ही रही है। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों। यहां पर ये दूरी हमें निकालनी है, P से Q तक की दूरी है। ये कहें कि यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है। इन पर कुछ और नाम डाल देते हैं। देखो A B, ये हमारी एक लड़की है। ये क्या है, लड़की है। इस लड़की की लंबाई कितनी है 1.2 मीटर। ठीक है, यहां पर C बिंदु डाल लें, यहां पर D बिंदु डाल लें, यहां पर E बिंदु डाल लें, यहां पर F बिंदु डाल लें, यहां पर कहीं पर कुछ भी बिंदु डाल लो, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक है, अब समझो बच्चों, हमें करना क्या है, ये हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। इसको भी हम चलो मान लेते हैं, इसको हमने मान लिया बाई, लेकिन हमें बाई ज्ञात नहीं करना है, हमें x का मान उत्तर में लिखना है। x जो दूरी निकलेगी वही हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें बाई भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो थोड़ा ध्यान देना होगा। ये यहां से यहां तक ये बाई हमने माना है तो ये भी हमारी बाई हो जाएगी। इसी प्रकार ये यहां से यहां तक हमने x माना है तो ये भी हमारा x ही हो जाएगा। ठीक है, अब समझो ये हमारी टोटल यहां से यहां तक 88.2 है। लड़की की ये ऊंचाई जो है कितनी है 1.2 मीटर की लंबाई की लड़की है। तो यहां से यहां तक ये भी 1.2 हो जाएगा। तो पूरी ऊंचाई में से 1.2 अगर घटा दिया जाए तो PF दूरी हमें यहां से मिल जाएगी। तो चित्र से देखो ध्यान से, यहां से चित्र से ध्यान से देखो तो ये हमारी जो PF है, देखो PF को देखो ध्यान से, PF, ये PF दूरी हमें ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक की दूरी ज्ञात करनी है। तो पूरी ऊंचाई में से ये CF घटा देना है, CF ये घटानी है। CF कितनी है, AB के बराबर है। तो यहां से हमें क्या करना है, ये PF बराबर 88.2, इसमें से 1.2 घटा के हमें यहां पर 87 मीटर मिलेगी। ठीक है, PF भी 87 है, QE भी 87 है, बराबर यहां पर लिखो QE भी इतनी 87 है। ठीक है, इसके बाद देखो समकोणीय त्रिभुज यहां पर लें PFA। इस समकोणीय त्रिभुज में आप लिख सकते हो tan 60 बराबर। ठीक है, tan 60 बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब कितना लिखना है, PF लिखना है, PF लिखना है, बटे आधार कितना लिखना है, AF लिखना है। देखो AF लिखें तो यहां से देखिए आपको लिखना है tan 60 बराबर PF। देखो ध्यान से, PF कितना है, PF बराबर ये 87 आपको लिखना है, और नीचे बटे में AF ये हमारा है 22। ठीक है, इसको 22 लिख दें। और tan 60 का मान हमें पता है कितना होता है, tan 60 का मान चलो यहीं लिख देते हैं, tan 60 का मान लिख दें √3। और इसी तरीके से देखो √3 इंटू 22 बराबर हो जाएगा 87, और 22 बराबर हम लिखेंगे 87 बटे में √3। ठीक है, इसके बाद देखो ध्यान से, इस त्रिभुज में आते हैं AEQ में, समकोणीय त्रिभुज AEQ में। इस वाले त्रिभुज में तो ध्यान से देखेंगे, हम कोण लिखेंगे 30 अंश का, tan 30 बराबर होता है लंब बटे आधार लिखना है। लंब है हमारा QE और आधार हमारा हो जाएगा EA पूरा आधार हो जाएगा, है ना, लंब बटे आधार। tan 30 का मान होता है √1 बटे √3, और ये QE की वैल्यू लिखनी है कितनी, 87 लिखनी है, बटे में EA का मतलब यहां से यहां तक टोटल ये x है, ये 22 है, तो आपको x + 22 मिलेगा। त्रियक गुणा कर दें तो x + 22 बराबर हो जाएगा 87 इंटू √3। हमें x का मान ज्ञात करना है, जबकि 22 का मान
87/√3 यहाँ हमने पहले निकाल रखा है। तो आपको लिखना है 87/√3 बराबर, यहाँ लिखो 87 इंटू √3। अब यहाँ से x बराबर, ये प्लस का है इधर जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 87 इंटू √3, माइनस में लिखोगे 87/√3। इसको कैलकुलेट करोगे, समझो यही आपका आंसर है। देखिएगा ध्यान से, x बराबर √3 आ जाएगा एलसीएम, यहां से गुणा करेंगे तो 87 इंटू में पूरा 3, √3 और √3 का गुणा पूरा 3 लिखो, फिर माइनस, और यहां पर आपको 87 लिखना है। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, ऊपर से 87 आप कॉमन ले सकते हो, 3 - 1 लिखो, बटे में √3। बात समझ में आई कि नहीं? 87 में से 87 कॉमन लो तो ये 3, और यहां पर -1 बटे में √3। तो इस तरीके से आपको यहां से मिलेगा 87 इंटू 2, 3 में से 1 घटाओ 2 बटे में √3। √3 का आंसर में गुणा करके भी आप परमेयीकरण करके आंसर लिख सकते हो। तो यहां पर लिखना है 87 और गुणा में लिखो 2 इंटू में √3 बटे में पूरा 3। ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 3 निम 27, और इस तरीके से 29 में 2 का गुणा, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 और 1 5, 4 2 दूनी 4 और 1 5, 58/√3 मीटर ये हमारा देखो आंसर है। ठीक है, इस दौरान गुब्बारा ने कितनी दूरी तय करी है? 58/√3 मीटर दूरी तय की है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 14वां प्रश्न। चलो आगे बढ़ते हैं अब लास्ट क्वेश्चन पर। तो अब है बच्चों ये हमारा 15वां और लास्ट प्रश्न। इसमें लिखता है एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक सीधा कोई राजमार्ग है जो कहां जा रहा है? मीनार के पाद से निकल रहा है, मतलब तली से बिल्कुल सट के जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। मीनार के शिखर पर एक आदमी, उस मीनार के शिखर पर कोई एक आदमी खड़ा है और वो एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। बिल्कुल ठीक है। जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चल रही है। ये कार जो है ना वो मीनार की ओर एक समान चाल से चल रही है। ठीक है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात करना है। देखो ध्यान से, ऐसे चित्र बना लो कि ये हमारा हो गया एक राजमार्ग। ठीक है, और इस राजमार्ग पर कहीं एक ये आपका मीनार है। बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा सड़क के किनारे पर जो मकान होते हैं वो आपका ये मकान मान लो चाहे मीनार मान लो, कोई बात नहीं। तो ये राजमार्ग जो है वो मीनार के पाद से होता हुआ जा रहा है। ठीक है, और इस मीनार के ऊपर यहां पर कोई एक आदमी बैठा है। मान लो ये आदमी जो बैठा है उसकी आंख कोई यहां पर इस तरीके से है और ये क्या देखता है? इस राजमार्ग पर कोई कार आ रही है, उस कार को देखता है। ये मान लो कार है हमारी, इस कार को देख रहा है। कौन? ये यहां पर बैठा व्यक्ति इस कार को देखता है। जब इसने कार को देखा तो ये हमारी देखो दृष्टि रेखा हो गई, और पता है कि जब ऊपर से देखता है तो ये आंख के समानांतर एक रेखा इस तरीके से बनाते हैं, और इस रेखा को हम क्षैतिज स्तर कहते हैं। क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का ये कोण अवनमन कोण कहलाता है। ये हमें दिया गया है 30 अंश के कोण पर ये देख रहा है। ऊपर से बैठा व्यक्ति इस कार को देख रहा है कितने कोण पर? 30 अंश के अवनमन कोण पर इसको देख रहा है। बिल्कुल ठीक है। आगे और समझो बात, आगे क्या कहता है? आगे आपसे ये कह रहा है कि अब ये कार जो यहां पर थी, थोड़ी देर का मतलब 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद ये कार चल करके मान लो यहां पर आ गई है। ये कार अब कहां आ गई है? इस जगह पर ए बिंदु से बी बिंदु पर अब कार आ गई है। तो यहां पर कितने समय में आई है? 6 सेकंड में आई है। 6 सेकंड में लगा समय ये हमारा है। ए से बी तक पहुंचने में 6 सेकंड का समय लग रहा है। तो प्रश्न कहता है ये कि ये जब बी बिंदु पर पहुंच गई तब इसी व्यक्ति ने, ऊपर जो बैठा व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने इस कार को देखा तो अब कोण ये देखो बदल गया है। कितना हो गया है? ये कोण अब 60 अंश का हो गया है। ठीक है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। जब कार 6 सेकंड में मीनार की ओर जा रही है तो मीनार के
करीब जब जाएगी तो निश्चित रूप से कोण उसका बढ़ जाएगा। पहले 30 अंश का ये कोण था, ये 30 अंश का कोण था। जब मीनार की ओर ये 6 सेकंड बाद बी बिंदु पर आ गई है तो इसका कोण बढ़ के 60 अंश हो गया है। बच्चों ये एकांतर कोण होता है, यहां पर 60 है, ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। इसमें तो आप मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी, इसमें तो कोई समस्या नहीं। प्रश्न हमारा ये है कि कार को यहां पर पाद बिंदु तक, मीनार के पाद बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा। यहां पर ये मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं डी, ठीक है। ये हमारा है मीनार, तो मीनार के पाद बिंदु का मतलब क्या है, मीनार का पाद बिंदु का मतलब है सी बिंदु तक। ये सी बिंदु पाद बिंदु कहलाएगा। तो सी बिंदु तक आने में कितना समय लगेगा, ये प्रश्न हमारा है, ठीक है। पहले ये समझो कि यहां से यहां तक आने में ये x दूरी मान लो चल के आया है, 6 सेकंड में ये दूरी चली गई है, 6 सेकंड में x दूरी चल के यहां पर आया बी बिंदु पर। अब मान लेते हैं कि कितना समय लेगा ये बाई दूरी चल के यहां पर जब सी बिंदु पर आता है। मान लो ये दूरी बाई है, तो बी बिंदु से सी बिंदु तक आने में यहां पर चली गई दूरी कितनी है, बाई दूरी चली गई है। तो कितने समय में ये बाई दूरी चली जाएगी, वो समय आपसे पूछा गया है, ठीक है। आप समझते हैं बच्चों, यहां पर लिखो इस तरीके से, यहां लिख लो कि माना कार बिंदु ए से बी तक x दूरी तय करती है और वो कितने सेकंड में करती है, x ए से बी तक x दूरी 6 सेकंड में तय करती है ना। ये प्रश्न कहता है कि ये 6 सेकंड में तय करती है, 6 सेकंड में तय करती है। मान लिया कि x दूरी ए से बी तक x दूरी तय करी, वो कितने सेकंड में करी, 6 सेकंड में। तो ए बी दूरी 6 सेकंड में तय करी है, तो बी सी दूरी कितने समय में तय कर पाएगा, ये हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब यहां पर देखो समकोणीय त्रिभुज एक आपका बनता दिखाई दे रहा है, जिसका नाम यहां से ले लो डीसीबी में। इस समकोणीय त्रिभुज में ध्यान से देखो तो बच्चों ये मीनार की ऊंचाई है, ये क्षैतिज है, इसको कह सकते हैं लंब, इसको कह सकते हैं आधार। लंब और आधार में टेन संबंध होता है ना। ये हमारा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए h है, मीनार की ऊंचाई भी हमने मान ली h है, ठीक है। तो यहां पर देखो इस समकोणीय त्रिभुज में हम लिखेंगे tan 60 बराबर लंब बटे आधार। लंब हमारा DC है, आधार हमारा BC है। tan 60 का मान होता है √3। DC का मतलब h हमने मान लिया है, BC हमने बाई लिखा है। अब यहाँ h बराबर हो जाएगा बाई इंटू √3। इस पर हम एक समीकरण का नंबर डाल देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो DCA पूरा का पूरा ये त्रिभुज लेंगे जिसका कोण ये कितना है, 30 अंश का। DCA समकोणीय त्रिभुज DCA में यहां से हमें क्या करना है, tan 30 बराबर लिखना है। tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब तो DC है, लेकिन आधार देखो A से C तक लिखना है, AC आधार लिखना है, ठीक है। tan 30 को लिखेंगे 1 बटे √3 बराबर में लिखें DC मतलब h, AC का मतलब x प्लस बाई लिखना है। क्या लिखना है, x प्लस बाई लिखना है, ठीक है। और इसके बाद देखो थोड़ा और आगे बढ़ें तो यहां से हम अगर क्रॉस गुणा करेंगे तो x प्लस बाई बराबर हो जाएगा √3h। और आगे देखो तो x प्लस बाई बराबर √3 और h को यहां से निकाला है हमने बाई √3, तो यहां से हमें लिखना है बाई इंटू √3 लिखना है, ठीक है। x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 3 बाई √3 पूरा 3 बाई हो जाएगा। और यहां से ऐसे कह सकते हैं जो x है ना, ये बाई इधर ले जाओगे तो 2 बाई हो जाएगा। 3 बाई में से 1 बाई कम करेंगे, x बराबर 2 बाई, इतना ठीक है। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 बाई का क्या मतलब है। देखो प्रश्न हमारा ये कहता है कि जो x दूरी चली गई है वो 6 सेकंड में चली गई, तो बाई दूरी कितने सेकंड में चली गई है, ये हमें ज्ञात करना है। तो अब यहां पर देखो एक एक नियम से लगा लो। यहां पर लिखो चूंकि 6 सेकंड में x मीटर दूरी चली जा रही है ना, तो आपको यहां पर लिखना है x मीटर दूरी तय करने में, x मीटर दूरी
तय करने में लगा समय, कितना समय लगा है? x दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगा है। अच्छा, 1 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो आप लिखोगे 6/x सेकंड का समय लगेगा। 1 मीटर दूरी तय करने में 6/x सेकंड का समय लगेगा। अब 22 मीटर दूरी तय करनी है, तो 22 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर कैसे निकालोगे? 6/x गुणा y लिखना है। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो, x का मान कितना है? 2y लिखना है। x के जगह 2y लिख लो, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 में x के जगह पर हम लिख दें 2y, गुणा में y अपना ज्यों का त्यों है, y से y कैंसिल करोगे तो 2 तिया 6, 3 सेकंड का समय लग जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई। हमने क्या किया है? x मीटर दूरी तय करने में, देखो यहां से यहां तक जब दूरी तय करी थी तो 6 सेकंड का समय लगा था। x मीटर दूरी तय करने में 6 सेकंड का समय लगा है। 1 मीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 6/x सेकंड लिखना है। अब 22 मीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यही प्रश्न हमसे पूछ रहा है। तो 22 मीटर दूरी चलने में लगा समय बराबर कैसे निकालना है? 1 मीटर में इतना, तो 22 मीटर में मतलब 22 का गुणा करना है। तो 22 का जब गुणा करेंगे और साथ साथ में देखो x बराबर 2y हमने निकाल ही लिया है, तो x के जगह पर 2y लिख दिया। 22 कैंसिल करोगे, 2 से काटोगे 3 को, सॉरी 2 से काटोगे 6 को, 3 बार कटेगा, तो 3 सेकंड का समय लगेगा। हम कह सकते हैं कि कार को मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में 3 सेकंड का समय लगेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, कितना समय लगेगा? 3 सेकंड का समय लगेगा। ये हमारा आंसर है। अब बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये हो गया बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज। हमने सारे उदाहरण भी इसके कंप्लीट कराए थे, है ना, और इसके सारे के सारे आपको प्रश्न भी एक एक करके कंप्लीट कराए हैं। बहुत ही खास एक्सरसाइज है। यहां से एक प्रश्न कह सकते हैं 6 नंबर का जरूर आता है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको पूरी की पूरी एक्सरसाइज विद उदाहरण कंप्लीट करना है। ठीक है, और यहां पर अगर किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और अगर आपको अच्छा सब कुछ समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करके और ये भी बताइए कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे वाले चैप्टर के साथ, है ना। चलिए, खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।